नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की सुर्खियों पर। कांग्रेस लीडर नाना पटोले को स्पीकर ने एक दिन के लिए किया मुअत्तिल। असेंबली में किसानों के हक में आवाज बुलंद करने पर कार्रवाई। अपोजिशन इतिहाद महाविकास अखाड़ी ने असेंबली के अहाते में किया एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत की पॉलिसियों को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। भीड़ में वक्त तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी इजलास का इनेकाद। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद जारी रखने का किया गया अज़्म। वक्त के मौजू पर इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जियाई की किताब का मुंबई में रस्मी इजरा। किताब में वक्त के मुख्तलिफ पहलुओं पर डाली गई रोशनी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर नाना पटोले को मंगल के रोज रियासती असेंबली से एक दिन के लिए मुअत्तिल कर दिया गया। नाना पटोले ने किसानों के बारे में बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्पीकर के पोडियम में दाखिल हो गए थे। ये वाक़या मानसून इजलास के दूसरे दिन पेश आया, जिससे ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। वज़ीर ज़राअत मानिक राव और बीजेपी एमएलए बब्बन राव के किसानों से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ बयानात पर अपोजिशन ने हंगामा किया और हुक्मरान पार्टी से किसानों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बार बार पटोले को तनबीह की, लेकिन जब वो कुर्सी के करीब बहस करते रहे, स्पीकर ने नज़्म बहाल करने के लिए उन्हें बाकी दिन के लिए मुअत्तिल करने का हुक्म दिया। अपनी मुअत्तली के बाद प्रेस से बात करते हुए पटोले ने रियासती और मरकज़ी दिनों की हुकूमतों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम इस बदउनवान हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे हमें हर रोज़ मुअत्तिल किया जाए, हम बाज नहीं आएंगे। लोकशाहीने त्यांना दिलेला हा अधिकार आहे। आतमध्ये आंदोलन करण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि त्या प्रकारातनं जर नानांनी पाऊल उचललं असेल तर आम्ही सगळे त्याचं समर्थन करतो। ऐसे अपमानित किसानों को किया जा रहा है, क्या सत्ता में ये लोग इसके लिए आए? किसानों को अपमानित करने के लिए, किसानों को आत्महत्या करवाने के लिए आए? वो इससे असंवैधानिक क्या हो सकता है? जब से मोदी की सरकार देश में आई तब से देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। उनकी इनकम दुगनी करने वाले थे, अब तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए और फसल के दाम कम कर दिए। किसान बर्बाद हो चुका है और ये किसान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। किसान को इस तरह बर्बाद होने नहीं देंगे। उनके लिए अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, फडणवीस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसान विरोधी है। एक तर तुम्ही समजून घ्या, हे सरकार भाजपचं आणि महायुतीचं सरकार आहे। पोलीस प्रशासन हे आज सत्तेत जे लोक आहेत त्यांचं ऐकतात। पालकमंत्री आदरणीय अजितदादा आहेत। आता याच्यामध्ये जो विरोधात असणारा आमदार हा पोलिसांवर दबाव कसा टाकेल? संदीप भैया क्षीरसागर मगाशी येऊन तुमच्यासमोर ते बोललेले आहेत। त्यांचं आणि आमचं आणि आमच्या सगळ्या पार्टीचं हेच मत आहे, जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर तुम्ही कारवाई करा। पोलीस प्रशासन तुमच्याकडे आहे, जे सीसीटीव्ही तुम्हाला मिळतात, जे काय साधनं तुमच्याकडे आहेत, खोलात जावा। पण एखाद्या महिलेवर मुलीवर जर तिथे अत्याचार झाला असेल तर त्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे। फक्त आमच्या सगळ्यांचा अजून एक अपोजिशन इतिहाद महाविकास अखाड़ी ने आज भी असेंबली के अहाते में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी, एससीपी के लीडरों ने महायुति हुकूमत की अवाम और किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन शिवसेना यूबीटी एमएलए आदित्य ठाकरे, कानून साज कौंसिल में कायद हज़ब इख्तिलाफ अंबादास, कांग्रेस लीडरों विजय और दिगर अरकान असेंबली शामिल थे। नागपूर रत्नागिरी महामार्ग असताना
हा महामार्ग शेतकऱ्यावर थोपवणं हा शेतकऱ्यावर अन्याय आहे आणि म्हणून या शक्तीपीठाला आज सगळीकडे विरोध होत असताना विधिमंडळाच्या पातळीवर सुद्धा आम्ही सगळ्या विरोधी पक्षांनी मिळून आंदोलन केलेलं आहे. सरकार गजनीच आहे ना, त्याला काही कळत नाही, वेड्यासारखं झालेलं आहे सरकार. कोणते निर्णय घेतं, कोणाचा पायपूस नाही आहे. आज एकीकडे राज्यावर 9,10,00,000 कोटींचं कर्ज असताना मला वाटतं असे महामार्ग करणं बरं. महामार्ग रस्ते आवश्यक आहे, परंतु ऑलरेडी नागपूर रत्नागिरी महामार्ग आहे उपलब्ध. असा असताना असा मार्ग मला वाटतं आवश्यक नाही. ह्या कोणत्याही नोटिसा दिल्या तरी त्याची होळी शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. शेतकरी रस्त्यावर येणं परवडणारं नाही. शेतकरी 10-10 गुंठे जमिनीमध्ये सुद्धा शेती करत असताना अशा पद्धतीनं ही शेती शक्तीपीठाच्या मार्गासाठी घेणं चुकीचं आहे. बिलकुल होणार नाही. एनसीपी एससीपी के एमएलए रोहित पवार रियासती असेंबली में फिल्म गजनी का एक पोस्टर लेकर पहुंचे। पोस्टर पर लिखा था गजनी सरकार। इस मौके पर रोहित पवार ने हुक्मरान महायुति इत्तेहाद पर सख्त तनकीद की और कहा कि हुकूमत को इंतखाबी वादों को भूलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि फिल्म गजनी के किरदार का हवाला दिया और कहा कि हमारी हुकूमत भी इसी हालत का शिकार नजर आती है। इसे इंतखाबात के दौरान वादे याद आते हैं, लेकिन जीतने के फौरन बाद भूल जाते हैं। फार घसा कोरडा होऊस तर सरकारमध्ये असणाऱ्या सर्व नेत्यांनी जाहीर केलं होतं की आम्ही 7-12 कोरा 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 करू, पण ती फक्त घोषणाच राहिली. त्याच्यावर काय झालेलं आपण सगळ्यांनी बघितलेलं नाही. त्याच्याच बरोबर आपण जर बघितलं तर भावांतर योजना आम्ही आणू असं सरकारने सांगितलं होतं. त्याबद्दल सुद्धा गजनीप्रमाणे ते विसरलेले आहेत. 7-12 कोरा कोरा कोरा. त्याच्याच बरोबर आपण जर बघितलं तर सन्मान निधी 3,000 वाढ करू. म्हणजे मोदी साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आत्ताचे मुख्यमंत्री जेव्हा बिहारला गेले होते, मुख्यमंत्री साहेबांसमोर त्यांनी सांगितलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मोठी वाढ ही तिथं सन्मान निधीमध्ये करणार आहोत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पीक विमा, अतिवृष्टी भरपाई. आता सुद्धा आपण जर बघितलं तर 1,80,000 हेक्टर जमीन शेतकऱ्याची नुकसानग्रस्त झालेली आहे. पण तुम्ही निधी कसं देणार आहात, मदत कशी करणार आहात, हे सुद्धा सरकारने अजूनपर्यंत सांगितलेलं नाही. काही दिवसांपूर्वी कांग्रेस के रुकने असेंबली अमीन पटेल ने असेंबली के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बब्बन राव के हालिया बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि नाना पटोले ने किसानों के हक में आवाज उठाई, लेकिन उन्हें ऐवान से मुअत्तिल कर दिया गया। देखिए, लोनीकर जैसा सीनियर आदमी जो मंत्री रह चुका है और इस तरह से किसानों की जो उन्होंने बेइज्जती की है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए हाउस के अंदर। नाना पटोले ने इस मुद्दे को सदन के अंदर रखा कि लोनीकर ने जो कहा है वो गलत है, किसानों का अपमान है और ये महाराष्ट्र की जनता किसानों का अपमान सह नहीं पाएगी। नाना पटोले ने इस बात को सदन में रखा, उसके लिए उसको 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। उसके निषेध में पूरा अपोजिशन, वो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार ने आज का पूरा दिन के लिए वॉकआउट किया है। हजारों किसान यहाँ पर आजाद मैदान के अंदर उपोषण पे बैठे हुए हैं, उनको जाकर मिलेंगे। महाराष्ट्र के किसानों के साथ में हम पूरा अपोजिशन खड़ा है और उनके बातों को लेकर सदन में बात करना हमारा परम जो है उत्तरदायित्व है। शिवसेना यूबीटी ने 5 जुलाई को मराठी विजय रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया है। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि ये रैली, जो असल में ही हिंदी के निफाज के खिलाफ एहतजाज के तौर पर तैयार की गई थी, अब जश्न मनाने के जज्बे के साथ मुनक्किद की जाएगी। संजय रावत ने हिंदी जुबान से मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से फैसला वापस लेना हर मराठी बोलने वाले शहरी की जीत है। देखिए, मराठी विजय दिवस, जो मराठी विजय दिवस है,
हम एक साथ आ गए, पूरी मराठी जनता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, कांग्रेस के लीडर्स, और हमने जो हिंदी ज़बरदस्ती यहाँ कर रहे थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में, वो अध्यादेश को हमने हटा दिया, वो पीछे ले लिया। महाराष्ट्र के लिए ये एक विजय का, एक जल्लोष का दिन है। तो 5 तारीख को हम एक मोर्चा निकालने वाले थे इस अध्यादेश, सरकारी आदेश के खिलाफ। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम 5 तारीख को एक भव्य विजय जल्लोष का कार्यक्रम करेंगे, मराठी विजय दिवस। और उसमें 5 तारीख को होगा ये वर्ली में जो डोम सभागृह है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी एक साथ मंच साझा करेंगे। जो महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है कि ये 2 नेता, 2 भाई एक साथ दिखने चाहिए। मुझे लगता है 5 तारीख को ये नज़ारा। रविंदर चौहान को महाराष्ट्र बीजेपी का रियासती सदर मुंतखब कर लिया गया है। इस ओहदे के लिए रविंदर चौहान के अलावा किसी और उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया था। रविंदर चौहान को वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का भरोसेमंद लीडर माना जाता है। चौहान पिछले कुछ महीनों से रियासती यूनिट के कारगुजार सदर के तौर पर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के बीड़ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हुकूमत से वक्त कानून वापस लेने का मुतालबा किया। पेश है ये रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क भर में तहरीक चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के बीड़ में वाक़ इज्तिमागाह मैदान में भी एक जलसे-आम मुनक़िद किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इजलास की सदारत की, जबकि स्टेज पर बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ुद्दीन कासमी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, मौलाना अब्दुल मुजीब, बीड़ की वक्फ बचाओ कमेटी और मजलिस उलमा के कायदीन मौजूद थे। अपने खिताब में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ये मुसलमानों की मजहबी, तालीमी, समाजी और इख्तिसादी खुदमुख्तारी पर एक कारी ज़रब है। हुकूमत इसे वक्फ के फ़ायदे के नाम पर पेश कर रही है, मगर इसका असल मकसद वक्फ इमलाक पर कब्जा और मुदाखलत है। मौलाना रहमानी ने कहा कि हम सब मिलकर इस जालिमाना कानून के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और हुकूमत को झुकना पड़ेगा। लेकिन ये इख्तलाफ हमारे दिलों में इख्तलाफ का सबब न बन जाए और दीन के दुश्मनों को इससे फायदा न पहुंच जाए, इसकी हमें कोशिश करनी है। यही बोर्ड का पैगाम है। हम इस वक्फ के कानून के मामले में आखिर हद तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ये हमारा शरीफ फरीज़ा है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी बात किस हद तक मंजूर हुई नहीं हुई। हम अदालत के जरिए कोशिश कर रहे हैं, पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होगी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ने कहा कि हम किसी मजहब, किसी हुकूमत या फर्द के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये लड़ाई एक काले कानून के खिलाफ है जो वक्फ जायदादों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, हमारी पुरअमन और आईनी जद्दोजहद जारी रहेगी। और अगर आप अपने इक़्तिदार के नशे में ये समझते हैं कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम है। जमहूरियत में जो लचक नहीं पैदा करता वो टूट जाया करता है। इसलिए आप और हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आइंदा के इक़दामात में और आइंदा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने खिताब करते हुए कहा कि यह मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, किसी भी वक्फ जायदाद को वक्फ पोर्टल पर रजिस्टर्ड ना किया जाए।
बोर्ड ने इस सिलसिले में साफ मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम इस तरमीमी कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। आप जानते हैं कि वक्फ की जायदादों को और इमलाक को जो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे, जो प्रोटेक्शंस हासिल थे, वो सिर्फ मुसलमानों को हासिल नहीं थे, बल्कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, सिखों के जो गुरुद्वारे हैं, ईसाइयों के जो चर्चेज हैं, बुद्धिस्टों के जो बुद्ध विहार हैं, ये सब लोगों को उसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, उसी तरह के प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन इन तरमीमात के जरिए मुसलमानों से उन प्रोटेक्शन को छीन लिया गया। इसलिए ये तरमीमात जो लाई गई हैं, ये तरमीमात दस्तूर की बुनियादी दफा, जो बुनियादी हुकूक की दफा 14 उससे सादिम है। ये इंसानों के दरमियान तफरीक और इम्तियाज पैदा करती है। इस इजलास में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस कानून के खिलाफ अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मौलाना अब्दुल रहीम जाहिद कासमी ने इजलास की निजामत की। वक्फ बचाओ कमेटी बीड़, मजलिस उलमा बीड़, नौजवान रजाकार और मकामी लोगों ने इजलास को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वक्त तरमीमी कानून के निफाज के बाद इस्लामी स्कॉलर व मुसन्निफ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई की वक्फ के मौज़े पर एक किताब का मुंबई में रस्मी इजरा अंजाम दिया गया। किताब के इजरा के मौके पर मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने कहा कि ये किताब शरायत में वक्फ की हैसियत, इसके कानूनी पहलुओं और मुआशरे से इसके हकीकी ताल्लुक़ पर तवज्जो मरकूज़ करती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस किताब में इस्लामी तालीमात और असरी हालात की बुनियाद पर वक्त से मुतालिक मसाइल पर गहराई से बहस की गई है। बुक के बारे में तो अभी हजरत ने सब बताया ही आपको। बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, आप पढ़ो उसको, बुक को। वो तो नेचुरल बात है, क्योंकि 10 दुश्मन तैयार तो ऑटोमेटिक होने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करूंगा, महाराष्ट्र सरकार से, देवेंद्र फडणवीस साहब से, भारत सरकार से, कि जिन्होंने सच्चाई उजागर किया लोगों के सामने, उनकी हिफाजत किया जाए। इसे हमारी मांग रहेगी। सिंपल सी बात है। 2 बातें अहम हैं। मैं देश को और लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आप किताब को पढ़ें, किताब को समझें और उसे जानें, क्योंकि ये किताब आपको आपके हक़ के बारे में बताता है। ये किताब आपको आपकी उस जागीर के बारे में बताता है जो हज़ारों एकड़ में फैली हुई है। ये किताब आपको इस बारे में बताता है कि माल आपका पड़ा हुआ है लेकिन कोई और उसका इस्तेमाल कर रहा है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आप इस किताब के ज़रिए से कितने आगे बढ़ सकते हैं। और मौजूदा दौर में जो कानून आया है उस कानून को भी समझने की ज़रूरत है। 2025 का एक्ट आपको कितना फ़ायदा देगा, कितना नुकसान देगा, अब इसे पढ़िए, इसे जानने की कोशिश कीजिए। उसमें जो फ़ायदे मिलते हैं आप उसे लीजिए, जो नुकसान दिखता है आपको उसके लिए कोर्ट में जाइए। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप उस किताब को जानेंगे, इसको पढ़ेंगे तब। नांदेड़ शहर के गुरुद्वारा और उसके अतराफ के इलाकों में मेडिकल स्टोर्स के जरिए गैर कानूनी तरीके से नशे की गोलियां सप्लाई किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इस मामले के अफशा होते ही पूरे सिख समाज में बेचैनी फैल गई है। नशे की इन गोलियों के बढ़ते इस्तेमाल से न सिर्फ इलाके में जराइम में इजाफा हो रहा है, बल्कि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल भी तारीक होता जा रहा है। इस संगीन मसले पर सिख समाज के सरकर्दा कारकुनों ने फौरी इक़दामात उठाते हुए नांदेड़ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल से मुलाकात की। वफ्द ने आईजी को बताया कि किस तरह शहर के मुतादिद मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम नशे की गोलियां फरोख्त की जा रही हैं। वफ्द ने नशे फरोश मेडिकल स्टोर्स की एक फहरिस्त भी पुलिस को फराहम की और मुताला किया कि इन स्टोर्स की आला सतही जांच की जाए और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज आईजी ऑफिस में आए थे, हमारे साथ में हमारे संत बाबा बलविंदर सिंह जी लंगर साहब वाले महापुरुष, उनके समझो आदेश अनुसार आज आईजी साहब को हमने जो नशे के बारे में जो गुरुद्वारा एरिया नांदेड़ शहर के अंदर जो घटना घट रही उसके बारे में हमने आईजी साहब कन गए, आईजी साहब कन मिले और समझो महाराज की कृपा से आईजी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। हमारी एक इच्छा थी कि जो क्राइम हो रहा, जो नशा हो रहा, उसके बारे में हम भी इनके साथ में जुड़ना। तो हमने उनको बताया कि आप कोई वेबसाइट, कोई ऐसा मोबाइल नंबर लो। तो उन्होंने सर ने तुरंत अपनी वेबसाइट के एक पर्सनल नंबर, अपना हेल्पलाइन बोल के ऐसे नंबर बनाया, जिसके वजह से अगर कहीं क्राइम, कुछ झगड़ा, अगर ऐसे कुछ भी गलत चीज, नशे की चीज बिकती कुछ होता होगा तो आपने उस नंबर पे डाल देना। आपका नंबर गोपनीय रहेगा, आपका बात नहीं जाएगा। और हमने साहब को ये समझाए कि
पुलिस में और पब्लिक में बहुत दूरी होगी, वो दूरी हमको दूर करना जरूरी है। ये नशा और कोल्हापुर शक्तिपीठ हाईवे संघर्ष समिति ने शेरवली में पंचगंगा नदी के पुल पर मौजूदा शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ एहतजाज किया। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की वाज़ेह हिदायत के बावजूद महकमा खजाने ने पीर को रियासती असेंबली में ज़िमनी मुतालबात जर पेश करते हुए शक्तिपीठ हाईवे के लिए कोई फंड मख्तस करने का जिक्र नहीं किया है। वजीर आला ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर एक हालिया मीटिंग में महकमा तामीरात आमा से कहा था कि वो शक्तिपीठ हाईवे के लिए भी फंड्स मख्तस करे। इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ इजला के किसानों की तरफ से सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शोलापुर, लातूर और परभनी के जिला में सर्वे के दौरान सरकारी अफसरान को किसानों की बरहमी का सामना करना पड़ा है। ये जो 86,000 करोड़ का शक्तिपीठ महामार्ग है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाल ही केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए नागपुर से कोल्हापुर तक एक सड़क बनाई है 4 लेन, और वो बहुत अच्छी है। वो भी फुल कैपेसिटी से चल नहीं रही है। तो महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।